हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमारा है कि जीन स्थानांतरण करके जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इच्छा अनुसार लक्षणों वाले जीव यानी सूक्ष्म जीव, पौधे एवं जंतु पैदा किए जाते हैं। जो जीन स्थानांतरण होता है, इसका स्थानांतरण करके जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसे लक्षण वाले जीव, पेड़ पौधे या जंतु को पैदा कर सकते हैं, या उनको इनका जीन हस्तांतरण करके इन्हें पैदा कर सकते हैं। आगे देखिए, औद्योगिक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, नंबर 1 क्या है? जैव उत्प्रेरक। तो देखिए क्या है? जैव उत्प्रेरक एंजाइम। तो देखिए, उन्नत जीवों जैसे कि सूक्ष्म जीव या फिर एंजाइम का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ उत्प्रेरक का निर्माण किया जाता है। दूसरा है अनुकूलतम दशाएं, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा एंजाइम के कार्य के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां बनाना, जैसे कि उचित पीएच, अनुकूलतम ताप आदि। तीसरा है अधोगामी प्रक्रियाएं। तो देखिए, इस क्रिया में उत्पादों, प्रोटीन, कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता व दोबारा प्राप्त करके उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में खाद्य उत्पादन की विधि के लिए निम्न विकल्प हैं। नंबर 1 है कृषि रसायन आधारित कृषि। तो देखिए, हरित क्रांति द्वारा उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने के बाद भी पर्याप्त उत्पादन मुश्किल है। पीड़कनाशी व उर्वरक का प्रयोग वृद्धि उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जो कि अधिक महंगे होते हैं। जो दवाइयाँ मिलती हैं, खाद मिलते हैं जो खेतों में डालने के लिए, उसके बारे में बात हो रहा है। उर्वरक का मतलब होता है खाद। ये कृषि रसायन जल, मृदा व भोजन पदार्थों को अधिक प्रदूषित करते हैं, इसलिए कार्बनिक कृषि पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो ये हो गया कृषि रसायन पर आधारित जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब देखिए दूसरा है कार्बन कृषि। तो देखिए, कार्बन कृषि क्या है? फसल बढ़ाने के लिए कार्बनिक कृषि में जैव उर्वरक यानी जैव नियंत्रण व फिर जैव पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं। पीड़कनाशी यानी कीटकनाशी। आनुवांशिक रूप से फसली पौधों को विकसित करके भोजन की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। आनुवांशिक रूप से यानी कि जो आनुवांशिक रूप में जीन का, या फिर उनमें जीन का रूपांतरण करके। तीसरा है आनुवांशिक रूपांतरित फसल आधारित कृषि। देखिए, ऐसे जीव, पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु या फिर सूक्ष्म जीव जो जीन स्थानांतरण के द्वारा परिवर्तित किए गए हैं, उसे आनुवांशिक रूपांतरित जीन कहते हैं या जीव कहते हैं। जो जिसे मानव क्या किया हो, जीन स्थानांतरण के द्वारा उसे परिवर्तित कर दिया हो, वो होता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव। देखिए, जो जीवों में जीन प्रवेश कराया जाता है उसे ट्रांसजीन कहते हैं। आनुवांशिक स्थानांतरित फसलें कहते हैं उसे, जो फसल होता है। अब आगे देखिए, इन जीएमओ पौधों का प्रयोग अनेक प्रकार से लाभदायक होता है। ये पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। अजैव प्रतिबलों जैसे कि ठंडा, सूखा, लवण, ताप प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण करते हैं। रासायनिक उर्वरक व पीड़कनाशकों की कम आवश्यकता होती है। खनिज उपयोग में पौधों द्वारा क्षमता में वृद्धि होती है। ये अनाज नुकसान कम करने में सहायक होते हैं। खाद्य पदार्थों में पोषक स्तरों में वृद्धि। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण किया जाता है। नंबर 1 है कीटरोधी पादप। देखिए, कई प्रोटीन का निर्माण मृदा जीवाणु बेसिलस यूरिनजेंसिस में उपस्थित जीन द्वारा होता है। क्राई प्रोटीन कुछ कीड़ों के लिए
नुकसानदायक होता है, जो क्राई प्रोटीन होता है। T01 प्लाजिम्ड की मदद से क्राई प्रोटीन के जीन को तंबाकू, टमाटर, कपास आदि में प्रवेश कराकर कीटों के प्रतिपादकों को प्रतिरोधी बनाया जाता है। कपास में इस प्रकार का जीन स्थानांतरण अधिक प्रभाव व उपयोगी होता है, जिसे बीटी कपास या फिर किलर कॉटन भी कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, ग्लाइडिंग है। बीटी कॉटन क्या है? देखिए बीटी कॉटन क्या है, यहाँ पे देखिए। साधारण कॉटन पर विशेष प्रकार के कीटों जैसे कि कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कैलियोपोप्टेरान, ये कॉटन पादप को नुकसान पहुंचाता है। यह तने, पुष्प कलिकाओं व कॉटन बाल के ऊपरी भाग में छेद करके घुस जाती है और आक्रमण करती है। कॉटन में छिद्र हो जाता है, यह पकने से पहले खुल जाता है और खराब व मुलायम हो जाता है। ये कॉटन क्या होता है, कपास जो खराब हो जाता है। 0 से 60% तक फसल के उत्पादन में कमी हो जाती है। इसे बचाने के लिए कीटनाशक का स्प्रे अधिक महंगा होता है। कॉटन में 2 क्राई जीन होते हैं, क्राई फर्स्ट एवी और फिर क्राई सेकंड एवी को भेजा जाता है, जो आनुवांशिक रूप से विकसित कॉटन फसल बीटी कॉटन कहते हैं, क्योंकि यह कॉटन बाल वर्म के विपरीत बीटी टॉक्सिन जीन रखती है। देखिए अगला हेडिंग क्या है, दूसरा है पीड़क प्रतिरोधी पादप। तो देखिए विभिन्न निमेटोड मानव जंतु व पादपों पर परजीवी के रूप में होते हैं। सूत्रकृमि यानी निमेटोड, मेली, ईडोगाइन, इनकोगनीसिया, तंबाकू, बैगन, टमाटर आदि पौधों के मूल में संक्रमण उनकी पैदावार में कमी ला देती है। एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के टीडीएनए का उपयोग इन संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। अब देखिए अगला है आरएनए अंतरक्षेप। तो देखिए आरएनए अंतरक्षेप क्या होता है। देखिए कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि सभी प्रोकैरियोटिक जीव में होती है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्जित होने के बाद अक्रिय हो जाते हैं, जिसके बाद इत आरएनए के स्थानांतरण को रोकने के लिए कार्य करता है। एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए की मदद से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए अक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति के कारण परजीवी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से परजीवी पौधे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। यह होता है आरएनए अंतरक्षेप। अब आगे देखिए क्या है, तीसरा है हीरोडिन। तो देखिए हीरोडिन क्या है, यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त के थक्का निर्माण को रोकता है। इस प्रोटीन को औषधि के रूप में ट्रांसजेनिक पादपों से प्राप्त किया जाता है। ब्रेसिका नेपल में हीरोडिन के संश्लेषित जीन को स्थानांतरित किया जाता है। हीरोडिन प्रोटीन इस पादप के बीजों में संश्लेषित व वंचित रहता है, जिसको अलग व शुद्धिकरण करके हीरोडिन को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखिए चौथा क्या है, वायरस प्रतिरोधी पादप। देखिए बड़ी संख्या में फसली पादप वायरस रोगों से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण वायरस प्रतिरोधी पादप जियो तकनीकी द्वारा बनाए गए हैं। इस तकनीकी में टमाटर, तंबाकू पौधों को वायरस प्रतिरोधी बनाया गया है। इसके अंतर्गत इन पादपों में टीएमवी या फिर पीएसटीवी आदि वायरस के केवल आवरण प्रोटीन जीन को प्रवेश कराते हैं या करा दिया जाता है। इन ट्रांसजेनिक पादप से आवरण प्रोटीन के कारण बिना किसी बाह्य संक्रमण के भी इंटरफेरॉन उत्पन्न होने लगते हैं। ये इंटरफेरॉन इन ट्रांसजेनिक पौधों को भावी वायरस संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी बनाए रखता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, जीवाणु प्रतिरोधी पादप। तो देखिए क्या है, जीवाणु प्रतिरोधी पादप। इस तकनीकी में ऐसे पौधों को उत्पन्न किया गया है जो रोगकारी जीवाणु के प्रति प्रतिरोध होते हैं। उदाहरण के तंबाकू का ट्रांसजेनिक पादप, जिसमें एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को कोडित करने वाले जीन का स्थानांतरण किया गया है। यह एंजाइम स्यूडोमोनास सिरिंगी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग वन्य भाग के प्रति तंबाकू को प्रतिरोधी बनाए रखने का
कार्य करता है। आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, 6वां नंबर कवक प्रतिरोधी पादप। तो देखिए जीन स्थानांतरण करा के पादपों में अनेक प्रतिरोधी बनाया जाता है। जो जीन का स्थानांतरण करके पौधों में अनेक प्रतिरोधी बनाया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे है रोग कारक, ये है रोग, यह है प्रतिरोधी जीन, यह है ट्रांसजेनिक पादप। तो देखिए अल्टनेरिया लोंगिपेस, ये क्या है, इसका रोग है ब्राउन स्पॉट रोग होता है। इसका जो प्रतिरोधी जीन है क्या है, काइटिनेज जीन है, और ये ट्रांसजेनिक पादप जो है तंबाकू है। दूसरा है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, इसमें जो रोग होता है रूट राट रोग होता है। इसका प्रतिरोधी जीन क्या है, काइटिनेज जीन, और ये भी तंबाकू में होता है। अगला है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसका जो रोग होता है लेट ब्लाड होता है। प्रतिरोधी जीन होता है आस्मोटीन जीन होता है, और ट्रांसजेनिक जो पादप होता है आलू होता है। अगला आइटम देखिए क्या है, 7वां नंबर सुपर पोटैटो का निर्माण। देखिए सुपर पोटैटो का निर्माण दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष दत्ता ने रामदाने का प्रोटीन बनाने वाला जीन आलू में डालकर किया था। अधिक पैदावार वाला यह जीन पोटैटो के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, और यह ज्यादा प्रोटीन युक्त भी होता है। 8वां गोल्डन राइस का निर्माण चावल। देखिए चावल की गोल्डन राइस किस्म को स्विस के जैव अभियंता इग्रो पैट्रिकस ने विकसित की थी। इसमें निम्नलिखित डैफोडिल नामक पौधों से बी कैरोटीन उत्पन्न होने वाला जीन प्रवेश करवाया, जिसके कारण इस चावल में विटामिन ए का पता चला। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो देखिए प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव स्वास्थ्य के रक्षा के लिए दो प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। प्रथम रोगों का उपचार करके, द्वितीय रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं की रोकथाम करके। चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से प्रतिजैविक औषधियां, एंजाइम, विटामिन एवं हार्मोन्स का प्रयोग होता आ रहा है, किंतु इंटरफेसन वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन आदि उत्पादों को विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों से प्राप्त किया गया है, जो अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता है। जीन थेरेपी व जीन क्लोनिंग के उपयोग से कैंसर व विभिन्न अनुवांशिक रोगों के उपचार में नई क्रांति आई है। वर्तमान काल में लगभग 30 पुनर्योगज औषधियां विश्व भर में मानव के प्रयोग के लिए बनाई गई हैं, जिसमें से 12 औषधियां भारत में मिलती हैं। आगे देखिए क्या है, अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन। तो देखिए इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड शार्पे शेफर ने 1916 में की थी। इंसुलिन 51 अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन हार्मोन्स होता है। अग्राशय की लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाओं से प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। शुरुआत में मधुमेह रोग के इलाज के लिए इंसुलिन गाय व सुअर से प्राप्त की जाती है। 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए 800 से 1000 अग्राशय की जरूरत होती है। जानवरों से प्राप्त हुई इंसुलिन की कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न होने लगती है, परंतु इसे जैव तकनीकी द्वारा आसानी से ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए डेनमार्क ने 1980 में पहली बार स्वाइस इंसुलिन को 90% शुद्ध मानव इंसुलिन में रूपांतरित किया। एली लिली ने 1983 में 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन की संख्या ए तथा बी के जैसे ही थे। आगे देखिए क्या है, जीवाणु ई कोलाई के प्लाज्मिड में श्रृंखलाओं को प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया। इन अलग अलग बनी श्रृंखलाओं को निकालकर डाई सल्फाइड संघ बनाकर आपस में जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया। ई कोलाई से बनी जैव तकनीकी द्वारा इंसुलिन को समूलिन हामुलिन नाम से जाना गया। ये इंसुलिन आंख के रेटिना व वृक्कों को कम नुकसान पहुंचाते हैं। अगला हेडिंग है जीन चिकित्सा। तो देखिए जीन चिकित्सा क्या है। जीन
थेरेपी। देखिए, जीन उपचार आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की एक ऐसी तकनीकी है, यानी एक तकनीकी है जिसके माध्यम से रोगी के शरीर के विशेष अंग की कोशिका में नया जीन भेजकर उपचार किया जाता है। जो जीन चिकित्सा है इसके द्वारा किसी रोग, अगर कोई रोगी है तो इसमें क्या होता है, उसके रोगी के शरीर में विशेष जिस अंग में रोग है उस अंग में नया जीन भेजकर उपचार किया जाता है। इस तकनीकी के अंतर्गत शरीर से दोषपूर्ण जीन को हटाकर नया जीन प्रवेश कराया जाता है। इसी जीन के द्वारा ही रोगी में महत्वपूर्ण तत्वों का निर्माण होता है। अगर किसी भी जीन में थोड़ी सी विकृति आ जाती है तो प्रोटीन में असमानताएं दिखने लगती हैं। प्रोटीन में बदलाव के कारण मनुष्य के लक्षण समष्टि गुण परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखिए क्या है, विकृत जीन यानी खराब जीन को हटाकर नया जीन पुनर्योगी डीएनए तकनीकी द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसी घटना को जीन चिकित्सा व जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा कहते हैं। इस तकनीकी द्वारा अन्य घातक रोगों का उपचार किया जा सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, कैंसर, पार्किंसन रोग आदि। आगे देखिए क्या है, जीन उपचार के निम्न चरण होते हैं। इसके द्वारा आनुवांशिक रोग उत्पन्न करने वाले जीन का पता लगाया जा सकता है। जीन अनुवांशिकी द्वारा क्लोनिंग करना, जीन का विकलन करना, जीन उपचार के उपयुक्त युक्ति का विकास करना, शरीर में इस जीन के उत्पाद की भूमिका ज्ञात करना। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, आणविक निदान। तो देखिए आणविक निदान क्या है, किसी भी रोग के प्रभावकारी इलाज के लिए रोग के प्रारंभिक व रोग क्रिया के बारे में पता होना आवश्यक है। कुछ तकनीक से रोगों के प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी से मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा व अन्वेषिकी द्वारा रोगों का चिकित्सीय उपचार किया जाता है। डीएनए खंडों के अध्ययन से मानव भ्रूण में आनुवांशिक रोग का निदान संभव हुआ है। जैव तकनीकी द्वारा अन्य रोगों के कारण को खोजा गया है तथा एड्स एवं अन्य रोगों की जांच के लिए एलिसा परीक्षण भी किया जाता है। अब आगे देखिए अगला हेडिंग क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर। देखिए, इस तकनीकी द्वारा एड्स रोगी में एचआईवी पहचानने व कैंसर रोगियों में जीन में होने वाले उत्परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। यह एक ऐसी उपयोगी तकनीकी है जिसके द्वारा विभिन्न आनुवांशिक दोषों को पहचाना जा सकता है। अगला है परजीवी तंतु। वे जंतु जिनका निर्माण बाह्य जीन के द्वारा होता है, अर्थात वे जंतु जिनकी जन कोशिकाओं में दूसरे जंतु का जीन प्रवेश कराया जाता है, उन्हें परजीवी जंतु कहते हैं। जिस जीन में प्रवेश कराया जाता है उसे पराजीन कहते हैं। परजीवी जंतु क्या होते हैं, वह जंतु जिनका निर्माण बाह्य जीन के द्वारा, मतलब उनके किसी दूसरे बाह्य जीन के द्वारा कराया जाता है, वह परजीवी जंतु होते हैं। और इस जीन से जो जीन इसमें प्रवेश कराया जाता है उसे पराजीन कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अगला हेडिंग है, जंतुओं में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जीन स्थानांतरण किए जाते हैं। नंबर एक, आनुवांशिक रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। पराजीनों द्वारा जंतुओं में प्रोटीन उत्पादन किया जाता है। जंतुओं द्वारा दूध, मांस, ऊन आदि उत्पादन में सुधार लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जंतुओं में जो है जीन स्थानांतरण। जीन विशेष को निष्क्रिय करने में किया जाता है। जीनों के कार्य व संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। तो देखिए नंबर एक है सामान्य कार्यकी व विकास। तो देखिए वैज्ञानिकों को ट्रांसजेनिक जंतुओं ने जीन की क्रिया, उनके नियंत्रण, विकास पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के आधार पर प्रदान किया। दूसरा, रोगों का अध्ययन। रोगों के विकास में जीन कैसे भाग लेता है, इसके लिए ट्रांसजेनिक जंतु के अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए क्या है, टीका सुरक्षा जांच। मनुष्य में टीके का प्रयोग करने से पहले ट्रांसजेनिक जंतुओं में जांचा जाता है। इससे मनुष्य सुरक्षित रहता है। पोलियो टीका व अन्य टीका भी ट्रांसजेनिक जंतु से कि चूहे पर जांचा गया है। चौथा है तीव्र वृद्धिवर्धक जीनी को पालतू जंतुओं के बाद में प्रवेश कराने पर उनकी वृद्धि तेजी से बढ़ने लगती है।
जिसके बाद भेड़ ज़्यादा मांस उत्पन्न कर सकती है। इसके द्वारा ही मछली का आकार दोगुना हो जाता है, इसके जीन स्थानांतरण के द्वारा। अब आगे देखिए, अगला हेडिंग है नैतिक मुद्दे। मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो उसके आचरण को जानने के लिए कुछ नैतिक मापन या मापदंडों की जरूरत है। नंबर 1 है जैव पेटेंट। तो देखिए जैव पेटेंट क्या है। इसके अंदर जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार रक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पादन का निर्माण ना कर सके और ना ही उसे बेच सके। ऐसा करने के लिए उस पेटेंट व्यक्ति या संस्था को अनुमति लेनी पड़ती है और उसकी कीमत देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए धान या चावल हजारों साल पहले से एशिया में उगाए जा रहे हैं। लगभग लाखों धान की किस्में भारत में पाई जाती हैं। अब देखिए बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए विख्यात है। इसकी 27 किस्में भारत में पाई जाती हैं। देखिए अगला हेडिंग है बायोपायरेसी। तो देखिए बायोपायरेसी क्या है। जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना उसे कुछ भुगतान की उसका जो कर है भुगतान किए बिना या किए बगैर उन संसाधनों का उपयोग करना, उन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। जैविक स्रोत का प्रयोग कृषि, रासायनिक उद्योग व चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का वन शॉट का वीडियो। इस वीडियो में हमने सभी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।